हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। आपण इतरांशी चांगल्या शब्दात बोलत नसू म्हणजेच आपली वाणी सुंदर नसेल तर ती एक प्रकारची हिंसाच आहे। आपल्या मनात इतरांविषयी चांगले विचार नसतील तर ती देखील हिंसाच आहे। त्यामुळे आपली वाणी सुंदर असावी, मन स्वच्छ असावे, हीच आजच्या दिवशी महात्मा गांधींना श्रद्धांजली राहील, असे प्रतिपादन लडाखमधील अभियंता आणि शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक यांनी केले। गांधी जयंती निमित्त आयोजित येथील गांधी उद्यानातील सद्भावना यात्रेदरम्यान ते बोलत होते। वांगचुक यांनी यावेळी जळगावच्या आठवणी विद्यार्थी आणि मान्यवरांसमोर उलगडल्या। जळगावमधील जैन इरिगेशनच्या सहकार्यामुळे कशा प्रकारे आज लडाखचा पाणी प्रश्न मार्गी लागला याबाबत त्यांनी सांगितले। भविष्य से जोड़ने का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जलगांव के 22वीं सदी के लोगों को एक संदेश आप लोगों के साथ भेज रहा हूँ। ठीक है, तो संदेश तक आने से पहले मैं दो बातें कहूँ। जलगांव से मेरा रिश्ता कैसा रहा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। जलगांव जैसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण में रहते हैं आप। काफ़ी बार पहुंचा हूं मैं हाल के वर्षों में, ये शायद मेरा चौथा या पांचवा दर्शन हो आपके जलगांव का, मगर उससे भी बहुत पहले मैं जलगांव को देखता था और जलगांव के बारे में सोचता था। पता नहीं क्यों 20 साल पहले से कोई रिश्ता जैसे कि पहले का हो। तो बहुत पहले, कोई 20 साल पहले, जब मैं बंबई से दिल्ली की ओर रेल में जाया करता था तो पता नहीं क्यों ये नाम मुझे आकर्षित करती थी। जलगांव जब आता था स्टेशन और जलगांव जिला, बिना किसी कारण के मुझे बहुत पसंद आता था। शायद नाम में ही कुछ जलगांव है तो इसलिए भी हो। तो इस तरह से मैं 10 वर्ष पहले होगी शायद, मैं जब काम करने लगा गांव में, जल के, खेती के बारे में भी सोचने लगा, तो ड्रिप इरिगेशन, ये बूंद बूंद से जो सिंचाई है, उसके बारे में मेरी बहुत रुचि हुई। और उस कारण से, और बिना किसी विशेष कारण के, मैं जैन इरिगेशन कंपनी का नाम सुना करता था यूं ही, और पता चला कि जलगांव में स्थापित है वो। तब जब जलगांव से गुजरता था तो इस संबंध में भी मैं सोचता था, अच्छा जो कंपनी भारत में ये तकनीक ला रही है वो यहाँ स्थापित है। और के गांव को, आपके जिले को मैं रेल से गुजर जाता था। फिर पिछले 3-4 सालों में मैं लद्दाख में पानी पर ही काम करने लगा। पहले मैं शिक्षा और रोजगार इस लिहाज से, इस वजह से पानी को देखता था, सोचता था। मगर अब जब मैं लद्दाख में जो नई समस्याएं शुरू होने लगे कि जल संकट जो है वहाँ का, वो बढ़ने लगा, और लद्दाख में जल के स्रोत बहुत ही अलग हैं। इस तरह से देखें तो आज एक हिमालय के पार के पर्वत, भारत के मैदानों की जल स्थिति के बारे में विचारों की एक तरह से मिश्रण हो रहा है। जहां आप यहाँ मैदानों में बारिश से तो बर्फ होता है, सर्दियों में बर्फ होता है, और वो बर्फ जमा होते होते बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं जिन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। और अब जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सारी धरती गर्म होती जा रही है, हर साल थोड़े थोड़े करके 1 डिग्री 2 डिग्री दशकों में, तो ये जो बर्फ के पहाड़ हैं जिसके पिघलने से हमारे किसानों को पानी मिलता है, वहां पर बारिश की तो बात ही नहीं होती है। जो बर्फ के पहाड़ हैं जिन्हें ग्लेशियर कहे जाते हैं, हिम पर्वत, उनके पिघलते हुए पानी से लोग खेती करते हैं। और वो पिघलते हुए बर्फ के पहाड़ अब जल्दी पिघलने लगे हैं, तो लगभग खत्म होने पे आए हैं। और इस कारण से वसंत ऋतु में जब पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, पहाड़ों में सर्दियों में खेती तो होती नहीं है, वसंत में जब बीज बोए जाते हैं या पेड़ सर्दियों के नींद से जागकर पानी मांगते हैं, तो पानी बहुत कम हो रही है, क्योंकि
जो बर्फ के पहाड़ थे वो अब छोटे हो रहे हैं तो कम पानी पिघल रहा है। और फिर वसंत ऋतु में, जो कि सर्दियों के बाद है, तो इतनी गर्मी नहीं होती है पहाड़ों के ऊपर जहाँ ये हिम पर्वत हैं, तो इसलिए पानी बहुत कम निकल रहा है। तो इसलिए किसानों को बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो इस पर हम सोचते रहे। फिर ये पानी की जो कमी मैंने कही, ये पानी की कमी सच में कमी नहीं है। जब गर्मियां आती हैं जुलाई, तो फिर तो पानी की कमी क्या, बाढ़ आ जाती है। क्योंकि अब ये हिम पर्वत जो हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो गर्मी में जो बढ़ रही है बहुत ही जल्दी पिघल जाते हैं और पानी को अचानक छोड़ देते हैं, जिससे कि बाढ़ आती है। उसके ऊपर जरा बारिश भी हो तो फिर फ्लैश फ्लड जिसे कहते हैं, बाढ़ का अचानक आ जाना, ऐसा होता है। और फिर घरों को बर्बाद, खेतों को बर्बाद, सैकड़ों लोगों की भी मौत हुई पिछले कुछ बाढ़ों में। जरा सा मैं आपसे बताऊं क्या संबंध है हमारा जल के विषय पर, पर्वत और मैदान का। तब हम ये सोचने लगे कि बसंत ऋतु में पानी की कमी है, तो ये जो गर्मियों का पानी है वो सर्दियों तक बहता रहता है, मगर सर्दियों में कोई खेती नहीं करता है, वो व्यर्थ चला जाता है सिंधु नदी में। हमारे वहाँ सिंधु नदी बहती है और वो सिंधु नदी पाकिस्तान के द्वारा फिर अरब सागर में जाके गिरती है, बिना किसी के काम आए, खासकर सर्दियों में। तो हमने चाहा कि क्या हम हमारे प्राकृतिक जो बर्फ के पर्वत हैं, ग्लेशियर हैं, वो अगर हाथ से फिसलते चले जा रहे हैं, पिघलते चले जा रहे हैं, तो क्या हम कृत्रिम मानवीय ऐसे हिम पर्वत बना पाएंगे, आर्टिफिशियल ग्लेशियर जिसे कह सकते हैं, सीजनल। ऐसे ग्लेशियर कैसे बनाएं जो गांव में ही बना पाएं, बहुत ऊंचे पर्वतों में कम हो रहे हों, मगर गांव में हम अपने हाथों से ग्लेशियर बनाएं और वो फिर बसंत ऋतु में, सर्दियों में बने और बसंत ऋतु में पिघले और पिघल कर फिर खेतों में पानी दे। सर्दियों का पानी, जब खेती नहीं होती है पानी होता है, वो तब दे, जब खेती होती है पानी नहीं होता है, वसंत में। तो इस पर हम काम करने लगे। विद्यालयों में जो पढ़ाई जाती है पुस्तकों में, हाई स्कूल साइंस, उस विज्ञान का प्रयोग करते हुए हमारे स्कूल में एक तकनीक निकाली गई जिसे हमने कहा आइस स्तूपा, जिसमें ऐसे बर्फ के स्तूप हम अपने हाथों से मानवीय प्रयास के द्वारा बनाते हैं, कि जो गणित और विज्ञान के प्रयोग के कारण, गणित इसलिए कि जो ये स्तूप हैं उसकी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो बहुत कम होती है इस आकार में। जब वो स्तूप के आकार में होती है, परिमाण से, वॉल्यूम ज्यादा, एरिया कम। तो ये हाई स्कूल का गणित है, हाई स्कूल का विज्ञान है कि जब आपका क्षेत्रफल कम हो तो सूरज उसे जल्दी पिघला नहीं पाएगी। सर्दियों के बर्फ को महीनों तक बिना पिघलाए वसंत ऋतु तक, अप्रैल मई तक संजोए रख सके। इस पर हमने एक आविष्कार का एक एक्सपेरिमेंट किया। तो जैसे हम ये आविष्कार कर रहे थे, तो हम छोटे छोटे पाइप से नदी में पाइप डालकर, वाटर ऑलवेज मेंटेन्स इट्स लेवल कहते हैं हाई स्कूल में, उसी सिद्धांत को लेते हुए एक पाइप को ऊपर नदी में, झरने में, और फिर दूसरे उसके छोर को रेगिस्तान में, जहां पानी की जरूरत है, वहां ले जाने लगे। और जो पानी का प्रेशर, दबाव पाइप में बढ़ जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, या वाटर ऑलवेज मेंटेन्स इट्स लेवल, इस कारण से, तो उस पे एक फव्वारा लगाकर हम पानी को सर्दियों के -20 के हवा में फव्वारा छूट पड़ता है, और उस फव्वारे से फिर उस पानी की जो गर्मी है जिसके कारण वो तरल होता है, वो छूट जाती है, तो वो बर्फ बन के गिरने लगता है। और देखते ही देखते ये एक स्तूप, बड़े स्तूप का, 7, 8, 9 मंजिल के स्तूप का आकार धारण करती है। तो हम ये पहला प्रयोग कर रहे थे, इसका पायलट चल रहा था, और हमें बहुत पाइप्स की जरूरत थी इससे बनाने के लिए। हमने स्थानीय किसी जम्मू में एक कंपनी से पाइप्स लिए थे, और आपको बताऊं लद्दाख में नवंबर दिसंबर में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर जाके खुलते हैं मई में।
तो 6 महीनों के लिए लद्दाख दुनिया से बंद हो जाता है। और हमने ये पाइप्स उस प्रयोग के लिए कई 3-4 ट्रक भर के पाइप्स लाए हुए थे, मगर क्या हुआ, जैसे ही हमारे पाइप्स आ गए रास्ता बंद हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ आपको संबंध क्या है उन पहाड़ों का और यहाँ का। तो जैसे ही पाइप्स लाए दिसंबर में रास्ते बंद हो गए। अब हमारे पास वही पाइप थे, जो भी करना है उन्हीं के साथ करना है, मगर जाके देखा तो देखते हैं कि पाइप्स तो आधे रास्ते में ही टूट गए थे और लगाते लगाते और बाकी सारे भी टूटने लगे। ऐसा हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्य सा हुआ कि जो पाइप हमें भेजे गए थे वो टूटने लगे, कुछ तकनीकी कुछ मौसम के कारण से। और हम एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे थे जिसका दुनिया भर को इंतजार था कि ये प्रयोग लद्दाख में हो रहा था, और जैसे ये टूटने लगे तो ये प्रयोग तो अब असफल होने को आया था। तो हम सोचने लगे इसे अब छोड़ दें, घोषित कर दें कि ये नहीं हो पाया है, या क्या करें। तो फिर हमने एक उपाय लगाया। एक तरफ हम गए भारतीय वायुसेना के पास, क्योंकि रास्ते सब बंद थे, तो ऐसे इन पाइप्स को ला पाए तो शायद हमें कोई मदद करे और पाइप्स दे। और दूसरी तरफ हम आए जैन इरिगेशन सिस्टम्स के पास, जो कि आपके जलगांव की शोभा है, और हमने उन्हें कहा कि हम ऐसा पानी पर प्रयोग कर रहे हैं और ये फेल होने को आया है क्योंकि ऐसा दुर्घटना हुई है, और अगर आप हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें, मदद करें तो वायुसेना इसे उठाएगी हवाई जहाज से। और आपको मैं बताऊं, ये जो हमने आग्रह किया उसके 10 दिन बाद लेह के हवाई अड्डे पर जो भी हमें पाइप चाहिए थे वो पहुंच गया था, जलगांव के जैन इरिगेशन के मदद से। तो जल पर, पानी पर, वहाँ पहाड़ में हम काम कर रहे थे, यहाँ आपके मैदानों में, तो मैदानों ने मदद की पर्वतों की जल के इस प्रयोग में। और उसके बाद ये प्रयोग सफल होने लगा और उसके बाद की कहानी आप पढ़ सकते हैं, हर जगह आपको इंटरनेट पर पत्र पत्रिकाओं में मिलेंगे। तो ये रिश्ता बना धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी से। कहना चाहता हूँ सिर्फ आपसे नहीं, ये मैं 22वीं सदी से कहना चाहता हूँ, और ये आपके साथ में एक संदेश भेज रहा हूँ 2100 के 22वीं सदी के भारत से आप बांटिएगा। आप संदेशवाहक है बच्चों। मैं आपको, क्योंकि आप सबसे बड़ी संख्या में भी हैं आज उपस्थित, तो मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा 2 बातों की जरिए। तो अहिंसा की जो बात कही, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश अहिंसा की, उसे हम पहले तो समझें क्या है ये अहिंसा की संदेश। और आज के संदर्भ में, और आज ही नहीं कल के, आने वाले कल के संदर्भ में ये संदेश क्या हो सकती है, वो मैं आपके साथ 2 बातों के माध्यम से बांटना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब हम अहिंसा की बात करते हैं, औरों के लिए हिंसक या द्वेष या ईर्ष्या की भावना न करके, औरों के लिए प्रेम, सबके लिए सद्भावना, ये भावना जो है हम सबसे पहले तो अपने परिवार में, और उसके बाद अपने गांव में, अपने देश में, सबके लिए हमारे दिल में प्यार हो। और ये ब्यूरो न्यूज इंडिया अब तक मराठी। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।